हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप तमाम लोगों के लिए सीटीईटी मतलब जिसको सीटेट हम बोलते हैं, सीटेट मैथमेटिक्स की पेडागॉजी लेकर। इसमें जो है कुल 20 प्रश्न होंगे जो कि आपकी जो परीक्षा चल रही है, जो कि 16 दिसंबर 2021 से शुरू हुई है और 13 जनवरी 2022 तक चलने वाली है। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि शिक्षा शास्त्र से संबंधित 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो है वो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है? ठीक है, प्रभावशाली योजना नहीं है। चलिए, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें। तो ये जो है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आकलन या मूल्यांकन करने का सही तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, गणितीय अध्यापन को अगर हमको प्रभावी बनाना है तो इसमें से कौन सी विशेषता जो है वो प्रभावशाली नहीं होगी। ये प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, ये तो होना चाहिए। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। तो इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है आपका वो नहीं होगा, ये हमसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? ठीक है, कैसे पूरा करेंगे? उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। सिंपल सी बात है कि शिक्षण अधिगम की जो वैकल्पिक प्रणालियां हैं उन साधनों का प्रयोग करके। ठीक है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। ठीक है, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, या भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है? नहीं, अगर इसको सही से देखा जाए तो जो भार का जो संरक्षण है उसकी समझ जो है आयतन जो होता है, आयतन के संरक्षण से पहले आ जाती है। ठीक है, आयतन से पहले जो है वो आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। वॉन हेले के जो स्तर हैं, ठीक है, जिन अवस्थाओं का संकेत, विकास की जिन अवस्थाओं का वो संकेत करते हैं वो क्या है? ए है भिन्न संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान या ज्यामिति चिंतन। ठीक है, ज्यामिति चिंतन। इसका जो सही आंसर है वो है डी। वॉन हेले जो है, वॉन हेले की जो स्तर हैं वो ज्यामिति की बात करते हैं, ज्यामिति चिंतन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में का जो गणित पाठ्यक्रम है वो जो है, ठीक है, क्या है? देखिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल यही है कि हमको बोला भी जाता है कि जो मैथमेटिक्स है उसको हम बाहर की दुनिया से जोड़ने के लिए मतलब इस तरह का
काम करेंगे जिससे बाहर की दुनिया से उनको जोड़ा जा सके। तो हकीकत ये है कि छात्रों के प्रतिदिन के जो अनुभव है उनसे संबंधित होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित का प्रक्रम नहीं है? ठीक है, ध्यान से देखिए। रटने पे, याद करने पे मना किया था, तो लास्ट वाला देखिए ना, ये कंठस्थ करना, ये हो ही नहीं सकता, एकदम सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये देखिए, मापन। मापन जो है वो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं, वर्गीकरण है, संरक्षण है और वर्ग समावेश, लेकिन जो मापन है वो प्रारंभिक संख्या से की संकल्पना से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्यांक और संख्या में, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया था। चलिए, बी, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सही है ये हमको बताना है। देखिए, ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, बी है, ए और बी दोनों अशुद्ध हैं, ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है, और डी जो है बी शुद्ध है और ए अशुद्ध है। अब इसमें देखिए, सही मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों शुद्ध ही हैं। देखिए, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका सही है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो आंसर होगा ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, जो अशिक्षित दुकानदार होता है, ठीक है, उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो गणित है, ठीक है, क्या है? ए, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी हैं। अच्छा, तो फिर पढ़ने जाने की क्या जरूरत है? में गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। सी, की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। डी, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। ठीक है, अब अशिक्षित है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल उपयोगी ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए, का संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए। ठीक है, जो अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो गणित है ना, उसका गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षा में शिक्षक द्वारा इसकी चर्चा की जानी चाहिए। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, क्योंकि हम इसको जो है ना बाहर की दुनिया से जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? एक ही कक्षा के सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, सही लग रहा है। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके, नहीं। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखना और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न, नहीं, अलग अलग। जो ऑप्शन नंबर बी है इसका, ये बिल्कुल सही होगा, इसमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, गणित में सीखने के प्रतिफल, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, जो लर्निंग आउटकम्स की हम बात करते हैं ना, तो वो इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, क्यों विकसित किए गए हैं देख लेते हैं। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, नहीं। वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके, ऐसा नहीं है। गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, नहीं। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धियां जो है उसको हम बढ़ा सकें, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें ये आ जाएंगी, देखिएगा तीनों। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, जिसको हम एक्टिविटी कह सकते हैं? बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, ठीक है। बच्चों द्वारा शामपट से नकल, बच्चों का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझाते हैं कि नहीं, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन जो है एक तरह की एक्टिविटी में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, आवश्यक नहीं है। ए क्रमबद्धता, बी संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना, एक एक संगतता, ठीक है, एक एक संगतता। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है सी, समूह बनाना। आवश्यक नहीं है तो समूह बनाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, हर कोई गणित सीख सकता है। कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल ये सही है कि हर कोई गणित सीख सकता है, ठीक है ना। जिसमें केवल आ जाए वो ऑप्शन सही होता ही नहीं है। गणित सीखने के लिए कठिन, गणित सीखने के लिए कठिन नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? निगमन विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि। अब देखिए, तो उन्होंने त्रिभुज खींच दिया, ठीक है, उदाहरण के तौर पे शीट पे जो उन्होंने खींच दिया, ठीक है। तो अब जो है शिक्षक ने आगमन विधि का प्रयोग किया है, ठीक है, निगमन विधि का प्रयोग किया है, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है या प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया, हमसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये उदाहरण उसमें दिया गया है तो ये आगमन विधि का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, संकल्पना जो मानचित्रण करते हैं उसके संबंध में जो है ये सही नहीं है, हमसे ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ए संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। सत्य नहीं है, पूछा गया हमसे, ठीक है ना। संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने के वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होते हैं। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में, तो सत्य नहीं पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें बिल्कुल सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए गए अनुसार दो संख्याएं घटाई हैं। देखिएगा, 83 - 27 किया, 64 उनका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, बच्चा 2 अंक वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। और इसमें से कौन सा वाला प्रश्न ऑप्शन जो है हमारा वो सही है, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें जो डी देखिए, बच्चे के घटाव की जो प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसकी अवधारणा जो है थोड़ा सा गलत है, ये ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है?
ऑप्शन है ए, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। बी, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। सी, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए सही ऑप्शन है इसका डी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने छात्रों को एक साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने में आनंद लेते हैं, जैसे कि वो डम्ब शॉट्स खेलने में आनंद लेते हैं, या बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। यह उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे के आकारों का परिचय कराती है, बच्चों को आकारों का परिचय कराती है। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसमें आकार के उदाहरणों को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। नहीं, बी ऑप्शन सही है इसका, कि यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से, ठीक है, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से जो है किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का उसको अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उसकी समझ को गहन बनाता है। ठीक है, तो ये थे आज जो है आपके गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित, जिसको हम मैथमेटिक्स पेडागोजी बोलते हैं, उससे संबंधित कुछ 20 प्रश्न। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न जो है, इससे जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ क्लियर होगा और आप समझ सकेंगे कि जो गणित है उसमें जो 15 नंबर का जो पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वो किस तरह से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय से